हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 3 हिमालय की बेटियां पाठ के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे तथा इसके बारे में जानेंगे। यह पाठ लेखक नागार्जुन ने लिखा है, जिसमें उन्होंने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियां दूर से लेखक को शांत गंभीर दिखाई देती हैं। लेखक के मन में इनके प्रति श्रद्धा के भाव थे। जब लेखक ने इन नदियों को हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखा तो उन्हें लगा कि ये काफ़ी पतली हैं, जो समतल मैदानों में विशाल दिखाई देती थीं। लेखक को हिमालय की इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर आश्चर्य होता है। हिमालय की इन बेटियों को न जाने कौन सा लक्ष्य है जो इस प्रकार से बेचैन होकर बह रही हैं। नदियाँ बर्फ की पहाड़ियों में, घाटियों में और चोटियों पर लीलाएं करती हैं। लेखक को लगता है देवदार, चीड़, सरसों, चिनार आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन नदियों को अपनी बीती बातें याद आ जाती होंगी। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, दो महानदियां हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं। हिमालय को ससुर तथा समुद्र को उसका दामाद कहने में भी लेखक को कोई झिझक नहीं होती। कालिदास के यक्ष ने अपने मेघदूत में कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का विनिमय देते जाना, जिससे पता चलता है कि कालिदास जैसे महान कवि को नदी का सजीव रूप पसंद था। काका कालेकर ने भी नदियों को लोक माता कहा है, लेकिन लेखक इन्हें माता से पहले बेटियों के रूप में देखते हैं। कई कवि ने बहनों के रूप में भी देखा है। लेखक तिब्बत में ये सतलुज के किनारे पैर लटकाकर बैठने से काफ़ी प्रभावित हुए। चलिए प्रश्नोत्तर का अभ्यास करते हैं। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? उत्तर: नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है। नदियों को माँ का स्वरूप माना गया है। नदियाँ अपने जल से माँ का सम्मान, हमारा पालन पोषण करती हैं, हमारे खेतों को सींचती हैं, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटी, प्रेयसी और बहन के रूप में देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिक और महत्व के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी कहा गया है। इन्हीं दो नदियों से सारी नदियों का संगम भी होता है। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। कहा जाता है ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं। इनका रूप विशाल और विराट है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। प्रश्न संख्या 3, काका कालेकर ने नदियों की लोक माता क्यों कहा? नदियाँ युगों युगों से मानव के लिए कल्याणकारी रही हैं। ये युगों युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। इसलिए नदियाँ माता के समान पूजनीय, पवित्र एवं कल्याणकारी हैं। मानव नदी को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, परंतु इसके बावजूद भी अपार गंदगी, दुख, अवहेलना सहकर भी हमारा कल्याण उसी प्रकार करती हैं जैसे अपने नालायक पुत्र का कल्याण माँ चाहती है। अतः काका कालेकर ने नदियों को माँ के समान विशेषताओं के कारण उन्हें लोकमाता का दर्जा दिया है। प्रश्न संख्या 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? उत्तर: हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा की, नदियों की अटखेलियों की, बर्फ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ों पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केला से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। प्रश्न संख्या 5, यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? उत्तर: हिमालय से निकलने वाली नदियां अब अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण के कारण खो चुकी हैं। मैदानी क्षेत्रों में आते आते नदियों की गंदगी इस हद तक मिल जाती है कि स्वच्छता का नामो निशान मिट जाता है। गंगा, यमुना आदि नदियां इसका ज्वलंत उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 6, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है? उत्तर: हिमालय ने देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। आज भी हिमालय भगवान शिव का वास स्थान माना जाता है। चलिए बात करते हैं भाषा की बात।
अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट और सुंदर बन जाता है। उदाहरण, संभ्रांत महिलाओं की भांति वे प्रतीत होती थी। खा, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धाराओं में डुबकी लगाया करता था। अन्य पाठों में ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। सचमुच दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। प्रश्न संख्या 8, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने के लिए निर्जीव वस्तुएं भी मानव जीवित होती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे तुरंत इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने था। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। पाठ में इस तरह के और उदाहरण ढूंढिए। नदियाँ संभ्रांत महिलाओं के भांति प्रतीत होती हैं, जितना कि हिमालय की गोद में बच्चे बनकर ये कैसे खेला करती हैं। हिमालय को ससुर, समुद्र को दामाद कहने में कोई झिझक नहीं होती थी। बूढ़ा हिमालय अपनी इन बेटियों के लिए कितना सिर धुनाता होगा। प्रश्न संख्या 9, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों का परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष का मिलान कीजिए। विशेषण विशेष, संभ्रांत महिलाएं, चंचल नदियां, समतल आंगन, घना जंगल, मूसलाधार वर्षा। प्रश्न संख्या 10, द्वंद्व समास के 2 प्रधान पद होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है, जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है, जिन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम में लिखिए। उत्तर, छोटी बड़ी, दुबली पतली, भावभंगी, माँ बाप। नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, इसका अर्थ होता है गरीब। आप भी ऐसे 5 शब्द लिखिए जिन्हें उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए, जैसे नदी दीन भाववाचक। उत्तर, नौवन जातिवाचक संज्ञा, राम मरा भाववाचक संज्ञा, राही हीरा द्रव्यवाचक संज्ञा, धारा राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा, नामी मीना व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 12, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं, उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप बेत्रावती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढ कर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। सतलज सद्रुम, झेलम बिस्ता, रोपड़ रुद्रपुर, अजमेर अजमेरू, बनारस वाराणसी, पिपासा चिनाब। प्रश्न संख्या 13, उनके ख्याल से शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। उपरोक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मकता अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे ही कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात न आए। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते, जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों में समान 3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। ही के प्रयोग वाले वाक्य, नहीं के प्रयोग वाले वाक्य, वे शायद ही यह काम पूरा करें। उन्हें शायद ही पता हो कि मैं अस्वस्थ हूँ। मेरे ध्यान में शायद ही तुम्हारा ख्याल आए। नहीं के प्रयोग वाले वाक्य, कंस के षड्यंत्र को कौन नहीं जानता। आज मोदी जी को कौन नहीं जानता। राजमाता के स्वभाव को कौन नहीं जानता। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा अपनी कक्षा के सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें तथा हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
नमस्कार दोस्तों।